देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत है। और बहुत खुशी की बात यह है कि एनसीईआरटी बेस्ड 9वीं से लेकर 12वीं तक की सभी क्लासों की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल पा रही है और आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर निःशुल्क एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं। परीक्षाओं का समय नज़दीक आ रहा है। इतनी पाबंदियों के बावजूद मैक्सिमम विद्यालय बंद चल रहे हैं और वहाँ पर पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, और चल भी रही है तो 50% में चल रही है। इस कंडीशन में पढ़ाइयाँ बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो सकती है, लेकिन हमने आपके लिए विशेष रूप से अनसोल्ड की तैयारी करवा रहे हैं। अनसोल्ड एक ऐसा बूस्टर डोज है आपके लिए परीक्षाओं के समय पे, जो आपकी परीक्षाओं में कम से कम 50% एक्स्ट्रा नंबर लाने का रास्ता दिखाता है। यदि आपने सारी अनसोल्डों को तैयार कर लिया, जितने भी आपके सब्जेक्ट वाइज हैं, तो ये मान के चलिए 90% से ऊपर अंक आप अर्जित कर सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज चल रही कक्षा 10वीं के विज्ञान की, जिसमें से 2020 के सारे अनसोल्ड आपको दिए जा चुके हैं, 2019 के सारे अनसोल्ड दिए जा चुके हैं, सन 2018 के 6वां सेट ये अपलोड हो रहा है, और एक सेट आपको और मिलेगा। 2018 पूरा हो गया। जिस व्यक्ति ने ये 3 साल भी कंप्लीट कर लिए, तो ये मान के चलिए कि उसका कम से कम 70 में से 50 नंबर आपको कहीं कोई लेकर नहीं गया है। 50 तो ये आने हैं, और प्रैक्टिकल में अगर आपको 30 नंबर मिलते हैं तो 80% आपकी विज्ञान में बन जाती है। यदि आप हमारे पूरे सेट तैयार कर लेते हैं, पूरा आंसर तैयार कर लेते हैं, तो हम 100% अंकों की गारंटी लेते हैं कि आपका आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने टॉपिक को। कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है। कहता है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो आपको पता होगा जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की कितनी होती है, दूनी होती है। कितनी होती है, दूनी होती है। और जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। और अवतल दर्पण कह दिया, तो अवतल कह दिया तो सबसे पहली चीज़ तो ये ऋणात्मक आएगी। तो ऋणात्मक में हमारे पास 2 हैं। उत्तर क्या होगा उसमें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये है 20, तो होना चाहिए हमारा 10। इसलिए हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, दूसरा नंबर, और पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की होती है। अगला है, कहता निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो देखिए ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसलिए हमारा आंसर भी वही वाला सही हो जाएगा। कौन सा, जिसमें कट का निशान लगा हुआ है, मतलब ये वाला, क्योंकि इसमें उल्टा प्रश्न पूछा है कि क्या नहीं है। ठीक है, अगला है, कहता है डायनामो परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ये 4 ऑप्शन है आपके, 4 में आपको बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सभी छात्रों से एक हमारा विशेष अनुरोध है कि सभी बच्चे कम से कम इस वीडियो को अपने 10 से 15 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये आपसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका संपर्क बच्चों के अंतर्गत है, और आपको मालूम है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज की डेट में इस लॉकडाउन के समय में भी अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं, या फिर कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनके पास गांव से आने जाने का साधन नहीं है, या फिर गांव में रह के पढ़ाई करते हैं। ऐसे बच्चों को विशेष ज़रूरत है कि कम से कम शिक्षण कार्य उनका बाधित ना हो। तो यदि आप उनकी मदद करेंगे, यदि आप उनको पहुंचाते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमारा सहयोग भी कर पा रहे हैं और आप उनका भी सहयोग कर पा रहे हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट का मतलब ये कि आपको इस वीडियो में क्या बेहतर लगा,
या फिर हम इसमें और भी क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दें, हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखिए, कहता है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो अवतल दर्पण का देख लेते हैं। अवतल दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है, परंतु उत्तल दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करता है। अवतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है तथा आभासी बनता है। ये आपके दोनों के अंतर थे। दो अंतर पर्याप्त है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न है, इतना ठीक है। इसके बाद दूसरे के खा नंबर में पूछा गया आपसे, कहता चित्र द्वारा बताइए कि दो अभिसारी लेंसों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि समांतर आने वाली किरणें लेंसों के गुजरने के बाद पुनः समांतर हो जाए। मतलब पहले से समांतर किरणें आ रही थी और इस तरह समांतर आ रही थी, और कहता है ये फिर से समांतर हो जाए, तो हमने एक अभिसारी लेंस लगाया। अभिसारी कहते हैं उत्तर लेंस को। अभिसारी का काम क्या होता है, ये सभी किरणों को समेट कर एक जगह कर देता। तो आपने देखा कि सभी किरणें क्या होती हैं, एक बिंदु पर मिल जाती हैं। लेकिन यदि पुनः इन किरणों को देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार मिलती हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने इस किरणों को बताया, ये यहाँ तक आई, अभी सीधा जाएगी। अभी एक किरण यहाँ तक आई, ये भी यहाँ पर सीधा जाएगी, लेकिन यहाँ पर फोकस होती है तो यहाँ पर इनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। आप एक चमकदार बिंदु प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर हम एक लेंस और लगा दें उत्तल, तो आप देखेंगे कि पुनः ये किरण आपकी कैसी हो जाती है, सीधी अवस्था में हो जाती है। तो हमारा जो चित्र होगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। यही इसमें पूछ रहा था कि किस प्रकार व्यवस्थित करें, तो आप ये चित्र बना सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें दूसरे का ग नंबर, कहता है दिए गए वैद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करो। तो ये देखिए, ये 3 प्रतिरोध किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। जब इसका श्रेणी निकल आए तब आप इसके साथ में समांतर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 को श्रेणी में करिए, तो 1 2 3 श्रेणी में कितना हो जाएगा, 6 ओम का प्रतिरोध आएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को जोड़कर तुल्य प्रतिरोधों की गणना की जाती है। इसको 6 ओम के साथ समांतर क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/6 बराबर 2 ओम आपका आ गया। यही आपका फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछता है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी खींचिए। मैं सभी छात्रों से बताऊं कि हम आपके बेहतर भविष्य के लिए और आपका पेपर बढ़िया हो, हम आपकी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। एक एक प्रश्नों को चुनकर, उनको लिखकर, उनको उनकी फ़ोटो तैयार करके, इसके बाद में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके कहीं ना कहीं हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो हम आपके भविष्य के लिए इतने चिंतित हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारा हर एक कदम ये रहता है कि आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए हम जो बेहतर चीज़ें दे सकते हैं आप तक पहुंचाएं। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से लोग, बहुत से छात्र वीडियो भी देखते हैं, परंतु उन्हें लाइक और अनलाइक करने में बड़ी तकलीफ़ होती है, और सब्सक्राइब करने में तो इतनी बड़ी तकलीफ़ होती है कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि दिक्कत क्या है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच एक संबंध को बनाती हैं। एक गुरु और छात्र के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता होता है जो कि बहुत अनोखा होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें आपसे कोई गुरु दीक्षा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, ताकि आपके माध्यम से हम उन बच्चों की भी मदद कर सकें जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। तो कृपया सभी बच्चे जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो अभी तक सदस्य नहीं हैं हमारे साथ साथ सहयोग के, वो सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम बच्चों तक जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा भी एक मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है कि हम पूरे भारत में अधिक से अधिक बच्चों तक अपने इस चीज़ों को पहुंचा सकें और लोगों को एक निःशुल्क शिक्षा की ओर प्रेरित कर सकें। धन्यवाद। आगे देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न में कहता है एक
5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो ये आपका क्या दिया गया है, एफ दिया गया है। कहता है उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब ये सॉरी लेंस से वस्तु की दूरी ये कहलाती है यू। तो देखिए यू दिया है एफ, और ये दिया गया है आपका ओ, मतलब वस्तु की जो लंबाई होती है वो दिया गया है। तो हमें हमारे पास क्या निकालना है, वी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये सूत्र लगाएंगे हम लेंस का, सभी जगह मान रखेंगे। देखिए हमने मान रख दिया 1/40, ये एफ का मान हो गया। यू की जगह हम कुछ नहीं रखेंगे, और सॉरी वी की जगह हम कुछ नहीं रखेंगे, यू की जगह हम -20 रखेंगे। इस प्रकार हम हल करते हैं तो यू का मान हम वी का मान हमारा कितना निकल आता है, -40। ठीक है, हल करेंगे तो कितना निकलेगा, -40 निकलेगा। अब आप आवर्धन का सूत्र लगाइए, m बराबर v/u बराबर I/o। आवर्धन का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर I का मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। ये आपका यहाँ का आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में कहता है दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष के 2 कारण बताइए और नामांकित किरण आरेख द्वारा हमें स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन हम इसके सारे पॉइंटों को क्लियर करेंगे। ये दिया गया है दूरदृष्टि दोष। जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो इस दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब कहते हैं इसके कारण क्या होते हैं, तो कारण भी देख लीजिए। लेंस से रेटिना की दूरी कम हो जाना, या नेत्र के गोले की त्रिज्या का कम हो जाना, एक कारण तो आपका ये दिया गया है। दूसरा है लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, या फिर लेंस के पतला हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना, ये दूसरा कारण भी आपका दिया है। इनमें से कोई भी आप 1-2 कारण लिख सकते हैं। इसमें देखिए आप चित्र को ध्यान से समझिएगा। इस चित्र में ये दोष युक्त चित्र है। दोष युक्त का मतलब है जब नेत्र के बाहर आपका क्या बने, बिंदु, जैसे यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर ये बिंदु, इस बिंदु पर किरणें टकरा रही हैं। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो लेंस पर ना बनकर लेंस के आगे बनता है। जब लेंस से दूर बने तो समझ लीजिएगा दूरदृष्टि दोष, और जब गोले के अंदर बने लेकिन रेटिना पर ना बने तो वहाँ पर निकट दृष्टि दोष होता है। अब यहाँ पर देखिए कि यदि हम इस प्रकार का कोई लेंस लगा दिए, लगा हुआ है, तो क्या होती है, वो जो किरणें होती हैं वो किरणें पुनः रेटिना पर बनने लगती हैं। देखिए यहाँ पर रेटिना पे बनी, और इस प्रकार हमें क्या होती है, वस्तु साफ सुथरा और स्पष्ट दिखाई देती है। आपके दोनों चित्र दिए गए हैं। निवारण में लिखा भी है आपका कि इसमें उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक विद्युत मोटर की शक्ति या सामर्थ्य 5 अश्व शक्ति है। इसे प्रतिदिन 5 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग में लाना है। 1 सप्ताह का मतलब 7 दिन। तो पी का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। ठीक है, और आपको ये पता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। टी का मान कितना दिया गया है, 5 घंटे, और कितने दिन तक, 1 सप्ताह तक। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 घंटे और 1 सप्ताह तक, तो 7 का गुणा कर दो, तो कुल कितने घंटे हो गए, 7 दिन में 35 घंटे इन्होंने काम किया। अब हमें क्या निकालना है, कितनी जूल ऊर्जा व्यय होगी, हमें डब्लू का मान निकालना है। डब्लू बराबर क्या होता है, पी इंटू टी। ठीक है, और पी का मान कितना होता है, पी बराबर डब्लू बटे टी, यहीं से निकला। तो यहाँ से पी बराबर होता है डब्लू बटे टी। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, ये रखा हुआ है सूत्र आपका। तो पी का मान कितना है, पी का मान देखिए हमने यहाँ पर निकाला। पी का मान है 5 अश्वशक्ति है। तो 5 तो ये हो गया, अश्वशक्ति का मतलब 746 बटे 1000। जब 1000 बदल देंगे तो 1 किलोवाट में बदल जाएगा, वाट से किलोवाट में बदल जाएगा ये 1000 का भाग देने पर। तो ये मान हमने पी के स्थान पर यहाँ पर रख दिया, और ये 35 क्या रख दिया, समय, 35 घंटे का समय है। इसके बाद में इसमें जब भाग और गुणा करेंगे आप, तो डब्लू बराबर आ जाएगा आपका 130.5 किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे घर में 25 यूनिट बिजली खर्च हो गई, 100 यूनिट खर्च हो गई, तो ये आपको वही वाला यूनिट है।
अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहता है 60 वाट के एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, तो परिकलन कीजिए। पहला, आँखों में दूरदृष्टि दोष और लेंस में दूरदर्शी दोष का निवारण। चलिए देखते हैं। इसमें P का मान देखिए दिया गया है 60 वाट, V का मान 220 वोल्ट दिया गया है। तो एक सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई। तो P का मान कितना है, 60 वाट रख दिया, और V का मान हमने 220 रख दिया। तो I का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3/11। एक सूत्र होता है आपका क्षमता निकालने का, P बराबर V²/R। या फिर यहाँ पर हम R को यहाँ ले जाएंगे और P को हम यहाँ ला सकते हैं। तो R बराबर V²/P दूसरा सूत्र हो गया। यहाँ पर V की जगह पे हमने 220 का स्क्वायर रखा और P की जगह 60 रखा। इसके बाद हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आया, 806.67। ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगले में कहता है विद्युत मोटर एवं विद्युत जनरेटर के बीच में क्या अंतर है। तो इसको हम अभी आपको बताएंगे। और इसके बाद में कहता है विद्युत जनरेटर की कार्यविधि व संरचना का। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 7 नंबर तो कन्फर्म है आपके। अगर 3 प्रश्न याद कर लेते हैं, इनमें से कोई ना कोई तो फंसना ही है। पहला विद्युत मोटर, ठीक है, और दूसरा है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, उसी को हम लोग विद्युत जनरेटर भी बोलते हैं, और दृष्ट धारा जनरेटर। ये 3 याद कर लीजिए। इन 3 में से कोई ना कोई हर वर्ष पूछा जाता है, और तो 7 नंबर तो आपके बिल्कुल पक्के होंगे। आगे देखिए, इसको हम आगे बताएंगे अभी। अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। तो एक प्रश्न ये दिया गया, आगे सवाल है। सवाल में क्या कहता है, एक प्रोटॉन 1600 न्यूटन प्रति एम्पियर। 1600 क्या है, ये आपका बी का मान दिया गया है। कहता है इतने सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है, ठीक है। तो वेग से प्रवेश करता है, तो ये आपका किसका मान दिया गया है, ये आपका वी का मान दिया गया है। और आवेश कितना दिया गया है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब वी को आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये सेंटीमीटर से आप मीटर में बदलना है। तो 10⁻2 का गुणा किया, और 6 में 2 गए तो कितना बचा, 10⁻4। तो ये रखा है 4 × 10⁻4 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको सूत्र लगाना है F बराबर QVB sin थीटा। लेकिन 3 कंडीशन में, एक कंडीशन कैसी है, एक कंडीशन में कहता है थीटा का मान लंबवत होगा या 90 होगा। तो 90 रखेंगे तो sin 90 का मान होता है 1। तो इन सब का गुणा करके आप यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रही हो चीज़ें तो आप वीडियो को लाइक करते चलें, और ना पसंद आ रही हो तो अनलाइक करते चलें, लेकिन कुछ ना कुछ करते चलें। अगले कंडीशन में कहता है समांतर होने पर कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम एफ में मान रखेंगे तो sin 0 का मान 0 होता है, इसलिए पूरा क्या हो गया, हमारा पूरा शून्य हो गया। अगला है, इसमें कहता है 30 अंश का कोण बने तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो एफ बराबर 1600 गुणे 4 × 10⁻4 गुणे 1600 QVB। यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हैं लगता है। QVB यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है। ये आपका 1600 नहीं है, 1.6 × 10⁻⁻19 है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका 1.6 × 10⁻⁻19। और नीचे दिया गया है आपका, यहाँ पर भी 1600 नहीं है, इसकी जगह पर है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो आप समझिएगा आप कि एफ का मान हम रखेंगे QVB। तो क्यू का मान ये है, सॉरी बी का मान पहले रख दिया है, और ये आपका क्यू का मान है, ये आपका वी का मान है। तीनों मान हमने रखेंगे, जब हम रख देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5.1 × 10⁻12 न्यूटन। तो उम्मीद करते हैं
कि आपको हमारे द्वारा दी गई हर चीज़ समझ में आई होगी। कोई प्रश्न यदि अभी भी नहीं बनता है तो हमें बताने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आप प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से दिया करोगे, जवाब आपके पास मिलता जाएगा। यदि कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बनता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उस प्रश्न के बारे में उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा और पूरे विस्तार के साथ मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं जो पूछा गया था उसमें विद्युत जनित्र के बारे में। तो देख लीजिए विद्युत जनित्र क्या है और विद्युत मोटर क्या है। विद्युत जनित्र होता है एक ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, वो क्या कहलाता है, विद्युत जनित्र। और विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर इसके विपरीत होता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, विद्युत मोटर। तो ये दोनों में अंतर आपसे पूछा गया था। इसके बाद में इसके कार्यों के बीच में पूछा गया है, इसमें भी लिखा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इतना सा अंतर है। आपसे कार्यविधि वगैरह पूछी गई है विद्युत जनित्र की, तो ध्यान दीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा डायनामो द्वारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका सिद्धांत। तो जनित्र की कार्यविधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स में घूमती है तो कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही जनित्र का सिद्धांत है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मिलकर बड़ी हो जाती हैं। आगे देखिएगा क्षेत्र चुंबक, ये सरल है। ये एक दृष्टिकारी विद्युत चुंबक होता है जो क्या करता है, कुंडली में दृष्ट धारा प्रवाहित करके इसको चुंबक बनाया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र चुंबक क्या होता है। यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है जिसकी कुंडली में दृष्ट धारा प्रवाहित करके इसको चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, अगला है आर्मेचर। यह एक आयताकार कैसी होती है, ये आयताकार कुंडली होती है जिसे कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथककृत तांबे के तार को लपेट कर बनाया जाता है। पृथक का मतलब होता है अलग अलग जो तार हैं उनको लपेट कर बनाया जाता है। चित्र में बता रहा है तो आप देख लीजिएगा। कहता है चित्र में इसे ABCD से दिखाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में एक लाइन छोड़कर नीचे लिख दीजिएगा, आर्मेचर कुंडली को घुमाने के लिए हत्थे, स्टीम टर्बाइन, वाटर टर्बाइन, पेट्रोल इंजन आदि का उपयोग किया जाता है। इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, इस लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है सर्पी वलय। तो इसमें देखिए कुंडली के तार के दोनों सिरे धातु के दो छल्ले S1 व S2 से जुड़े होते हैं तथा आर्मेचर के साथ साथ घूमते रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर होता रह जा रहा है। तो आप लोग भी बिल्कुल ये सोचिए कि आपको मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है, एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है और अच्छे नंबर पे परीक्षाओं में लाकर दिखाना है। अब इसके बाद आ जाती है कार्यविधि। तो कार्यविधि तो देखिए सब कुछ बना के लिखना पड़ता है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। कहता है एक कुंडली ABCD है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, पहले से घूम रही है, जिसमें भुजा CD नीचे आ रही है तथा AB कहाँ है, ऊपर की ओर जा रही है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में धारा की दिशा चित्रानुसार होगी। इन भुजाओं में धारा की दिशा कैसे होगी, चित्रानुसार होगी। अतः परिपथ में धारा B2 से जाएगी तथा B1 से वापस आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इसके सबसे नीचे देख लीजिए, इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं तथा इस प्रकार के डायनामो को प्रत्यावर्ती धारा डायनामो कहते हैं। ये 3 लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है आपकी, जो भी है 3 लाइनें, इसको ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपके आंसर सही माना जाएगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, ये सेट भी हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, लेकिन इसके पहले फिर से एक अनुरोध है आपसे कि यदि आपने अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कम से कम 10 से 15 लोगों को आपको शेयर करना है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि यदि आपका भी सपोर्ट रहा तो हम मैक्सिमम बच्चों के साथ अपनी क्लास को अटेंड करेंगे। यदि आपकी संख्या अच्छी होती है तो आपको लाइव क्लासें लगातार और रेगुलर रूप से मिलेंगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं
उम्मीद करते हैं आपको हमारी द्वारा दी गई हर जानकारी कन्फर्म होगी और आपने अभी तक अपने जिम्मेदारी को भी पूरा कर लिया होगा, मतलब शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा, और यदि लाइक हो तो लाइक कीजिए, अनलाइक हो तो अनलाइक कर दीजिए। कुछ ना कुछ फीडबैक आपका अगर रहेगा तो हमें इस चीज़ की बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।